आइए चौथे ट्यूटोरियल के दूसरे भाग से शुरू करते हैं। इस भाग में फिर हम ब्रा और किट नोटेशन का उपयोग करेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू सवाल को हल करने के लिए आइगन वेक्टर, एनर्जी आइगन वैल्यू की गणना करने के लिए और इसी तरह। तो बस एक बार जल्दी से दोहराते हैं। यह है एक किट नोटेशन और यह है एक पूर्व नोटेशन, इसलिए आप पहले से ही इस वार्षिक कोणीय कोष्ठक से परिचित हैं, ठीक, जो ब्रा और किट नोटेशन के लिए है। और आइए सवाल नंबर 4 करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस में हम एक वेक्टर के नॉर्म की गणना करते हैं तथा हम इस हिंट का उपयोग करेंगे। सवाल 4 में एक सदिश का नॉर्म हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, इसलिए ए के लिए हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपको दिया गया है। एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर वह ऑपरेटर है जब हम डैगर लेते हैं, एक खंजर है ए, तो आपको इसमें यह सिद्ध करना होगा कि एक स्क्वायर 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। 0 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 के बराबर या उससे अधिक होती है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? ऑपरेटर ए साई पर यह होगा किट नोटेशन में। अब इसकी ब्रा होगी ए डैगर। और जब आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको ए डैगर और साई की ब्रा मिलेगा। तो मैं लिखती हूँ, यह स्क्वायर को इस तरह लिखा जाएगा, साई ए स्क्वायर साई। सही है। अब आपको इसका उपयोग करना होगा और हिंट जो मैंने आपको दिया था पहले, तो ए स्क्वायर मैं ए डैगर ए के रूप में लिख सकती हूँ और क्षमा करें ए स्क्वायर मैं ए के रूप में लिख सकती हूँ। अब हम जानते हैं कि ए डैगर ए है, इसलिए मैं इसे इस प्रकार लिख सकती हूँ, सरल। यह मैंने जैसे इसे देखा है वैसा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ नहीं बल्कि यह होगा। इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैं इसे इसके नॉर्म के रूप में लिख सकती हूँ और किसी भी वेक्टर का नॉर्म हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। यह करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका सरल होगा, आप इसे कुछ वेक्टर v के रूप में परिभाषित करें और इसी तरह की एक्सरसाइज करें, ठीक है। दोनों तरीकों से आप इसे कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है कि यह महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना चाहिए कि ए स्क्वायर है 0 से अधिक या उसके बराबर, इसलिए एक वेक्टर का नॉर्म हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो हमारे पास यह है। 5वें सवाल में एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपको फिर से दिया गया है। तो एक भौतिक स्टेट में हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है H, जो है एप्सिलॉन I 0 0 0 0 0 -1। यह हैमिल्टनियन ऑपरेटर प्रारंभिक स्टेट में आपको दिया गया है। यह है किसी प्रारंभिक स्टेट 1/√5, ठीक, 1 - I 1 -I और 1, ठीक है। और इस पर आपको सवालों की श्रृंखला दी गई है। तो पहला सवाल यह है कि साई 0 के स्टेट में सिस्टम के मेजरमेंट के संभावित परिणाम क्या हैं? तो यह एक भाग है और क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी? संभावित मूल्यों में से प्रत्येक की
जिसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की गणना करनी होगी। वह अंतिम भाग है। यह एक सरल भाग है। हमने उन सवालों को भी किया है जिसमें हमने एनर्जी के प्रत्याशित मूल्यों की गणना की है। इसलिए आरंभ करने के लिए हमने पिछले भाग में देखा है कि हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की गणना कैसे करते हैं। यदि एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर आपको दिया जाता है, आप केवल एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। एच साई लैम्डा साई के बराबर है, जहां लैम्डा आइगन वैल्यू है। तो अब आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। आप उसी तर्क और आइगन वैल्यू का प्रयोग करेंगे। तो अब तक आपको अच्छी तरह सब आ गया होगा। एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की गणना करने का तरीका यह मुझे आशा है, और मैट्रिक्स को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, ये है एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब होगा कि वहाँ दो आइगन वैल्यू हैं जो माइनस एप्सिलॉन है। तो आपके पास एक डिजेनरेट स्टेट है। हम चलते हैं। यह ऑपरेटर H आइगन वेक्टर साई 1 पर ऑपरेट होता है, मुझे देगा यह एगेन वैल्यू लैम्डा 1, और यह फिर से मुश्किल नहीं, आप इसकी गणना करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी और बाकी आप कर सकते हैं। इसे अपने आप से करें। मैं फिर से साई 1 को कहूंगी x1 x2 x3, और मेरे पास यहाँ एप्सिलॉन है और यहाँ एप्सिलॉन। ठीक है, आपके पास यहाँ है x1 टाइम्स i, x1 माइनस i के बराबर है x2 के बराबर है, और माइनस x3 के बराबर है। हमें इन तीनों को हल करना है और प्राप्त करें साई। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि x3 बराबर है 0 के। ठीक, यह एकमात्र संभव उत्तर है, x1 है। माफ करना, आपके पास x2 यहाँ x1 यहाँ है, तो आपका x1 i x2 है। तो आपका साई 1 होगा। 1 i 0। ठीक, फिर से मैंने यहाँ साई 1 स्टार साई 1 का उपयोग किया है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, और x की वैल्यू की गणना करने के लिए। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर और x का वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप इसी तरह साई 2 और साई 3 की गणना कर सकते हैं। यह एक सरल कार्य है। आपके पास यहाँ है 1 माइनस 1 0, और साई 3 होगा 0 0 1। मुझे आशा है कि आपको साई 1, साई 2 और साई 3 की गणना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको बस इस चरण का पालन करना होगा जिसमें आप एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन का उपयोग करेंगे। आपके पास ऑपरेटर है H, आप इसे वेक्टर आइगन वेक्टर पर ऑपरेट करेंगे और इसका उपयोग करके आप प्राप्त करेंगे 3 समीकरण। आप उन्हें हल करेंगे और आप प्राप्त करते हैं आइगन वेक्टर साई 1, साई 2 और साई 3। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। अभी प्रारंभिक स्टेट साइज 0 हमें दिया गया था, तो आइगन वेक्टर
क्षमा करें, प्रारंभिक वेक्टर हमें 1/√5 टाइम्स 1 माइनस आई, 1 माइनस साई और 1 के रूप में दिया गया था। ठीक, साई को इस टर्म में नहीं ब्रेक करें। साई 1, साई 2 और साई 3 वैसे भी हमें गणना करनी है साई नॉट की, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकती हूँ √5। तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकती हूँ 1 √5 सॉरी √2 बाई √2। आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। और मेरे पास है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई 1। इसलिए इसे फिर से लिखा जा सकता है, मैं इसे फिर से लिख सकती हूँ 1/√5 इंटू √2। ठीक, फिर मैं इसे इस प्रकार लिख सकती हूँ 1 आई 0। ठीक, यह मेरा साई 1 है। एक तरीका होगा इसे साई 1, साई 2, साई 3 के टर्म्स में ब्रेक करने का एक और तरीका होगा, और देखें कि आपको क्या मिलता है। साई 1 मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 1/√5 इंटू 5/√2 √5/√2। ठीक है, 1i0। ठीक, और साई 2 को जैसे 1/√5 फिर √5/2 1 माइनस आई 0, और साई 3 जैसे 1/√5 इंटू √5 1 0 0 1। ठीक है, और अब जब मैं जोड़ती हूँ साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3, मुझे क्या मिलेगा 1/√5। ठीक है, साई 1, साई 2, साई 3 जब मैं जोड़ रही हूँ मुझे मिलेगा, तो यहाँ मुझे मिलेगा केवल 1/√2। मेरे पास यहाँ होगा 1 प्लस 1, मुझे 1 प्लस 1 नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए 1 माइनस आई, इसलिए मैं इसे माइनस आई से मल्टीप्लाई करती हूँ। इसलिए मेरे पास एक माइनस आई है और यह 0 है, तो एक माइनस आई। अगला है आई इंटू माइनस आई, इसलिए बल्कि मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा माइनस आई से। तो मैं इसे माइनस आई से मल्टीप्लाई करती हूँ, यह कुछ भी नहीं है। तो पहला टर्म मुझे देगा माइनस आई प्लस 1, तो माइनस आई। दूसरा टर्म मुझे देगा 1 माइनस आई। तीसरा टर्म मुझे देगा 1 साई 1। ठीक, तो मेरा साई 1 कुछ नहीं बल्कि 1 और आई था, तो आपके पास होगा 1 साई 1 प्लस मेरे पास है 2/√2 √2/5 साई 2 प्लस 1/√5 साई 3। तो मेरे पास यही है। ठीक है, अब फैक्टर की जांच करते हैं, इसलिए 2/√5 साई 1, तो साई 1 क्या था? साई 1 हमने प्राप्त किया है यहाँ 1 और आई के रूप में। ठीक, साई 1 1 और आई है, इसलिए आपको इसे माइनस आई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरे पास ए माइनस आई है और बाकी चला जाता है। ठीक है, तो हमने साइन नॉट को एक्सप्रेस किया है, वह प्रारंभिक स्टेट है आइगन स्टेट के टर्म्स में। ठीक, तो यह एक सरल अभ्यास था, यह एक लंबी एक्सरसाइज है लेकिन एक सरल एक्सरसाइज है।
तो आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट C एक माइनस I √2/5 C 2 है √2/5 C3 है 1/√2/5। ठीक है, मैंने उन कोएफिशिएंट को क्यों लिखा, एक कोएफिशिएंट के अनुरूप होंगे संभावना के। आप प्रोबेबिलिटी की गणना कर सकते हैं C1 C2 और C3 का उपयोग करके। तो पार्टिकल को पता करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, इस सेट को याद रखें जो आइगन वेक्टर का है, जिसे मैंने इस तरह से प्राप्त किया है। आपको आइगन वेक्टर का एक अलग सेट मिल सकता है जिसमें आपके पास अलग अलग कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं C1 C2 C3। शायद आपके मामले में अलग हो, इसे बदला जा सकता है, इसलिए मुझे C1 के रूप में क्या मिल रहा है आप C2 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और इसके विपरीत। और यह यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यह एक यूनिक वेक्टर नहीं है। तो आपके पास आइगन वेक्टर के विभिन्न सेट हो सकते हैं, इसलिए जब आप इसे स्वयं करते हैं तो जांच लें कि क्या आपको आइगन वेक्टर का एक अलग सेट मिलता है। तो यह C1 C2 C3 वह है जो आप प्राप्त करते हैं। अब E1 पर प्रोबेबिलिटी प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी प्राप्त करने के लिए तो E का P, मैं इस E के P को ऐसे दर्शाती हूँ कि यह या तो स्टेट 1 या स्टेट 2 में पार्टिकल खोजने की प्रोबेबिलिटी के रूप में एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2 है। E एक आइगन वैल्यू के अनुरूप होगा प्लस एप्सिलॉन E2 अनुरूप होगा एनर्जी माइनस एप्सिलॉन वाले पार्टिकल का पता लगाने के। इसलिए हमारे पास E2 के लिए एक डीजेनरेट स्टेट है, तो यह सरल होगा। इसे स्क्वायर करें, मतलब आपके पास है -2/5। इसलिए जब मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेती हूँ तो मेरे पास +2/5 होता है और C2 का स्क्वायर फिर से 2/5 होगा और यह फिर से होगा 1/5। इसलिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होगा एप्सिलॉन से और मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी माइनस एप्सिलॉन से। इसलिए मेरे पास 3/एप्सिलॉन है, तो -एप्सिलॉन/5 मुझे मिलता है। इस स्टेट में पार्टिकल खोजने की संभावनाओं की प्रोबेबिलिटी। इसलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू खोजना फिर से एक सरल कार्य है जिसमें आप टाइम पर निर्भर श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, समय पर डिपेंडेंट वेव फंक्शन का उपयोग करें और फिर एनर्जी आइगन की गणना करें। और याद रखें कि एनर्जी ऑपरेटर को IH क्रॉस टाउ बाय टाउ टी के रूप में लिखा गया है। यह एनर्जी ऑपरेटर है, तो इसका उपयोग करके आप एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, संकेत होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए आप वेव फंक्शन साई नॉट ऑफ टी को ऐसे लिखेंगे जैसे आपके पास है e राइज टू I e t अपॉन h क्रॉस अपॉन इन साई ऑफ साइन नॉट ऑफ t, तो साइन नॉट t। तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ आप हैमिल्टनियन ऑपरेटर रखेंगे और जब आप इसे ऑपरेट करते हैं स्टेट पर तो आपको या तो E1 मिलेगा या E2 या तो एप्सिलॉन या माइनस एप्सिलॉन। और फिर आप आसानी से गणना कर सकते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू की। और आशा है कि यह सरल बना देगा। इन सरल स्टेप से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि गणना कैसे करें, और इसे ठीक से समझने के लिए आपको इसे कम से कम एक बार स्वयं करने की आवश्यकता है। और इस सवाल में अंत में आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज जो हमने यहाँ देखी है वह यह है कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो हम प्राप्त करते हैं उनमें से एक डीजेनरेट है और दूसरी डीजेनरेट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप पार्टिकल को एक स्टेट में पाते हैं एनर्जी एप्सिलॉन और अन्य
एनर्जी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन के साथ, तो यहाँ दो अलग ना करने योग्य स्टेट होते हैं जो डीजेनरेट होते हैं। इसलिए जब आप ऐसा मेजरमेंट करते हैं तो इन दो स्टेट में भेद करना मुश्किल होता है। तो हम आएंगे इन मेजरमेंट और सवालों पर, और फिर पाइपलाइन में आपके लिए और सवाल है ब्रा और केट नोटेशन पर, जहां आप करेंगे आप सीखेंगे कि कॉन्जुगेट आधार वेक्टर कैसे लिखना है और एनर्जी आइगन वैल्यूज एनर्जी आइगन वेक्टर वाले ज्यादा सवाल। तो यह भाग पूरी तरह से समझ आना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए इससे पहले कि आप श्रोडिंगर पिक्चर और हाइजेनबर्ग पिक्चर जैसे एडवांस टॉपिक करें। इसलिए हम धीरे धीरे ब्रा और केट नोटेशन के उपयोग से इवॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और हाइजेनबर्ग की इवोल्यूशन पिक्चर पर जा रहे हैं। इसलिए अगले ट्यूटोरियल में हम और अधिक सवालों के साथ कंटिन्यू करेंगे।